जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्ञान बिंदु जीएस पब्लिकेशन के द्वारा जो डेली टेस्ट सीरीज चलाई जाती है उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे इसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पोर्शन। क्या कवर करेंगे? साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका क्लास जो है एप्लीकेशन पे बिट्टू झा सर लेते हैं। तो इसमें जो है अभी तो वर्तमान में वो क्लास नहीं ले रहे हैं, तो पिछले मंथ में जो क्लास लिए थे उसका ये फर्स्ट सेट करवा रहे हैं हम। जो 21 दिसंबर को क्लास करवाया गया था उसे हम लोग कवर कर रहे हैं। और उसमें से टोटल क्वेश्चन जो होगा 50 क्वेश्चन होगा और सब्जेक्ट जो है साइंस और टेक्नोलॉजी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मानव शरीर में गैसों का परिवहन रक्त के माध्यम से होता है। देखिए, मानव शरीर में जो गैस का परिवहन है वो रक्त के माध्यम से तो होता ही है, ठीक है। लेकिन मानव शरीर में जो पचे हुए भोजन है तथा जो भी हार्मोन्स है उसका भी परिवहन जो है रक्त के माध्यम से ही होता है। और थोड़ा बहुत परिवहन जो है लसिका के माध्यम से ही होता है। ऐसे बोल सकते हैं आप, लसिका के द्वारा बहुत निम्न परिवहन होता है, बहुत निम्न, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप लोग जान लीजिए। पौधे जो होते हैं ना, पौधे, उनमें गैसों का परिवहन नहीं होता है। गैसों की परिवहन की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि तना जो है अपनी यहाँ से वो लेता है गैस, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है, पत्ती अपना लेता है, मतलब पौधे का प्रत्येक अंग जो है ना अपना अपना लेता है। ये इसके लिए कोई माध्यम नहीं है। लेकिन जैसे जल के लिए माध्यम है पौधे में जाइलम का, और फिर फ्लोएम का माध्यम है खनिज पदार्थ के लिए। तो इसी प्रकार जो है गैस के परिवहन के लिए पौधे में कोई भी माध्यम नहीं है। और मैं नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। O2 का परिवहन यानी ऑक्सीजन का परिवहन लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा होता है, क्योंकि O2 प्लाज्मा में नहीं घुलता है। देखिए, O2 का परिवहन जो होता है लाल रक्त कणिकाएं द्वारा होता है, ये सही है। लेकिन ये जो पॉइंट है O2 जो है प्लाज्मा में नहीं घुलता है, तो इसमें जो है O2 जो है प्लाज्मा में घुलता है। और मैं आपको बता दूं कि O2 का जो परिवहन होता है यानी ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है उसमें 97% ऑक्सीजन जो है आरबीसी में घुल कर जाता है और 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में घुल के जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है गलत हो गया। आगे अब नेक्स्ट पॉइंट पढ़ लेते हैं। संपूर्ण CO2 का परिवहन प्लाज्मा में घुलकर होता है। देखिए, ये भी गलत है और इसके बारे में भी बता देता हूँ। संपूर्ण CO2 का परिवहन जो है किस प्रकार होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो CO2 का परिवहन जो होता है, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, 20 से 25% आरबीसी के माध्यम से होता है, ठीक है। 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के माध्यम से होता है, ठीक है। और 7% जो है वो प्लाज्मा में घुलकर होता है। तो अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सिर्फ एक, यानी केवल एक। आगे बढ़ते हैं। कार्बन के कई विलक्षण गुण विद्यमान होते हैं, निम्नलिखित में से कार्बन का एक विलक्षण गुण नहीं है, ये बताना है। चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं, पता चल जाएगा। कार्बन परमाणु आपस में संयोग कर श्रृंखला बना सकते हैं। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं, ये तो सही है, आपको भी पता होगा। कार्बन जो है बहुत बार आप देखेंगे सी फिर नीचे, तो ये श्रृंखला जो है कार्बन बनाता है, श्रृंखलन गुण इसे ही कहते हैं। नेक्स्ट है, कार्बन अनेक धातुई तत्वों से संयोग कर यौगिक का निर्माण करता है। ये पॉइंट जो है गलत है। कार्बन जो है अनेक धातुई तत्व नहीं, अधातुई तत्व कह सकते थे। क्या कहेंगे? अधातुई तत्व। अधातुई तत्व से संयोग करके जो है कार्बन यौगिक का निर्माण करता है। ये गलत हो गया। और इसमें जो है गुण नहीं है, गलत ही पूछ रहा था, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे भी पढ़ लेते हैं हम लोग। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि कार्बन के अभाव में यानी कार्बन के अगर कमी हो तो ना ही डीएनए का निर्माण हो सकता है, ना ही प्रोटीन का निर्माण हो सकता है, ना ही आरएनए का, ना ही कार्बोहाइड्रेट, मतलब प्रत्येक चीज़ में जो है ना कार्बन की आवश्यकता अनिवार्य है, ठीक है। अगला ऑप्शन पढ़ लीजिए। कार्बन क्षार धातुओं की तरह ना तो विद्युत ऋणात्मक होता है और ना ही हैलोजन की तरह विद्युत ऋणात्मक। सही है। सभी जैव कोशिकीय में कार्बन अनिवार्य तत्व के रूप में पाया जाता है। अभी मैंने बोला ना कि कार्बन का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आगे बढ़ते हैं। पिटोट नली की कार्यप्रणाली किस पर आधारित है? आप सबसे पहले ये जान लीजिए पिटोट नली का काम क्या है। पिटोट नली होता क्या है? जो भी तरल होते हैं ना, तरल के प्रवाह के वेग का जो मापन करता है वो करता है पिटोट नली। क्या करता है? पिटोट नली क्या करता है? तरल के प्रवाह के वेग का मापन करता है। और ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बर्नौली प्रमेय से। किससे संबंधित है? बर्नौली प्रमेय से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्पोरा कॉर्डिगेमिना
किस मस्तिष्क का भाग है? तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग हैं। फर्स्ट भाग हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, सेकंड हो गया मध्य मस्तिष्क और थर्ड कौन सा हो जाएगा? पश्च मस्तिष्क। लेकिन अग्र मस्तिष्क जो है वो 2 भाग में बँटा हुआ है। कौन-कौन सा भाग है? अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। पहला भाग हो जाएगा सेरेब्रम, क्या हो जाएगा? सेरेब्रम, ठीक है? और दूसरा भाग हो जाएगा डिनसीफेलोन, क्या हो जाएगा? डाइसीफेलोन, क्या हो जाएगा? डाइसीफेलोन, ठीक है? दूसरा भाग हो जाएगा डाइसीफेलोन और फर्स्ट भाग हो जाएगा सेरिबेलम। अब बात कर लेते हैं पश्च मस्तिष्क के बारे में। पश्च मस्तिष्क जो है 3 भाग में बँटा हुआ है, ठीक है? इसमें से पहला भाग हो जाएगा सेरिबेलम, सेरिबेलम, ठीक है? दूसरा भाग हो जाएगा पोन्स, इसको बोलते हैं पोन्स, लिख लीजिएगा पोन्स बोलते हैं। और तीसरा भाग हो जाएगा मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कार्पोरा कॉर्डिगेमिना किस मस्तिष्क का भाग है? तो मैं दोनों मस्तिष्क के भाग के बारे में बता दिया हूँ, तो सिर्फ एक ही मस्तिष्क बच रहा है जो मध्य मस्तिष्क। तो कार्पोरा कॉर्डिगेमिना जो है मध्य मस्तिष्क का भाग है। और इसके बारे में मैं बता दूँ, ये मध्य मस्तिष्क में जो है ये जोड़े में रहते हैं ऐसे। एक होते हैं, मतलब ये 2 हो गए बाएं साइड में और ये 2 हो जाते हैं दाहिने साइड में। और ये जो है ना ऐसे जुड़े होते हैं मध्य मस्तिष्क से, ऐसे करके ये जुड़े होते हैं दोनों एक दूसरे से, ठीक है? और ये जो है ना कार्पोरा कॉर्डिगेमिना ये आँखों को नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? आँखों को। और मैं आपको बता दूँ कि दाहिनी साइड वाला जो कार्पोरा कॉर्डिगेमिना है वो बाईं आँख को नियंत्रित करता है और बाईं साइड वाला जो है वो दाहिनी आँख को नियंत्रित करता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है ताप घटाकर और दाब बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस को द्रव में बदला जा सकता है। तो ये सही बात है कि ताप को घटाएंगे और दाब को जब बढ़ाएंगे तो कोई भी वास्तविक गैस जो है वो द्रव में बदल जाएगा। क्या होगा? द्रव में बदल जाएगा। नेक्स्ट है दाब घटाकर और ताप बढ़ाकर किसी भी वास्तविक गैस, देखिए फर्स्ट सही हो गया तो ये गलत तो होना ही है क्योंकि उल्टा लिखा हुआ है, केवल एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं। एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहा की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है ये बताना है। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, लोहा जो होता है, लोहा वो ऊष्मा का सुचालक होता है। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, लोहा ऊष्मा का सुचालक होता है और लकड़ी जो होता है वो ऊष्मा का कुचालक होता है, ठीक है? और ऊष्मा जो है ना, ऊष्मा जो है वो हाई वोल्टेज यानी ऊष्मा, जिधर ज़्यादा ऊष्मा होगा उधर से निम्न ऊष्मा में परिवर्तित होता है, ठीक है? हाई वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में आग की तरफ बढ़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ऊष्मा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है, समझ रहे हैं ना? जैसे कि कोई कुर्सी है लोहे की, अगर उसे आप पकड़ते हैं और आपके हाथ का तापमान जो है वो कम है, तो अगर लोहे का तापमान अधिक है, आपके हाथ का तापमान कम है, तो आप देखिएगा आपका हाथ जलने लगेगा, क्योंकि लोहे का तापमान अगर अधिक है तो लोहा जो उच्च ऊष्मा है वो निम्न ऊष्मा की ओर प्रवाहित होने लगती है। इसे किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुद ही खुद प्रवाहित होने लगती है। और मैं आपको बता दूँ, अच्छा क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। एक ठंडी रात में खुली जगह में रखी एक लोहा की कुर्सी लकड़ी की कुर्सी से ज़्यादा ठंडी प्रतीत होती है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊष्मा चालकता में अंतर। क्या आंसर हो जाएगा? ऊष्मा चालकता में अंतर। नेक्स्ट है, एक जीवाणु कोशिका के निर्माण में भाग लेने वाले जैव अणु का सही क्रम बताइए। तो मैं आपको बता दूं कि इसमें देखिए जल जो होता है ना वो अपने, मतलब कोशिका के निर्माण में जल का प्रतिशत होता है 70 से 90। अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, 70 से 90%। और फिर प्रोटीन जो होता है उसका प्रतिशत होता है 10 से 15%। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में प्रोटीन का। ये हो गया जल, ये हो गया प्रोटीन। और मैं बता दूं न्यूक्लिक अम्ल जो होता है इसका प्रतिशत होता है 5 से 7। कितने परसेंट होता है? 5 से 7% होता है न्यूक्लिक अम्ल कोशिका के निर्माण में। कार्बोहाइड्रेट होता है 3%, कॉपी में नोट कीजिए। और वसा जिसे लिपिड भी बोलते हैं वो होता है 2%। तो आप लोग मैच कर सकते हैं। जल मैं बताया हूँ 70 से 90, प्रोटीन बताया हूँ 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट देखिए न्यूक्लिक अम्ल नहीं दिया हुआ है तो उसे छोड़ देंगे। फिर कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है तो कार्बोहाइड्रेट 3% और लिपिड हो गया 2%। ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा चौथी कक्षा में E4 है तथा तीसरी कक्षा में E3 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही होगा? मैं आपको बता दूं ये जो नाभिक हो गया, नाभिक देखिए ऐसे बना दिए, ये हो गया नाभिक, ये हो गया E1, ये हो गया E2, E3, इस प्रकार से होता है, ठीक है? तो नील्स बोर जो थे, नील्स बोर नामक वैज्ञानिक के अनुसार केंद्रक यानी ये जो नाभिक है, नाभिक से जितनी दूर
कक्षा होगी उसकी ऊर्जा उतनी ही अधिक होगी, उसकी ऊर्जा जो है उतनी ही अधिक होगी। तो इस अनुसार जो है E4 जो हो जाएगा सबसे बाद में हो जाएगा, E3 उससे पहले हो जाएगा। तो E3 जो है वो छोटा हो जाएगा E4 से, मतलब E3 की ऊर्जा जो है E4 से कम होगा। आगे बढ़ते हैं। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। ब्रेक लगाए जाने पर 0.5 मीटर प्रति सेकेंड का मंदन उत्पन्न करता है। रुकने में ट्रेन को कितना समय लगेगा? देखिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं आपको फिजिक्स के मेथड से बता देता हूँ, ठीक है ना। उसके बाद आपको मैथ का भी एक मेथड बताऊँगा, आपको बहुत मज़ा आएगा आज। ये 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और ब्रेक लगाते हैं तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से जो रुकती है। मतलब देखिए त्वरण का जो ऋणात्मक मान होता है उसे मंदन कहते हैं, ठीक है। अब आगे मैं आपको बताता हूँ। इसका फॉर्मूला फिजिक्स में होता है v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। तो v निकालना है इसमें, तो u हो गया 10 प्लस ए टी हो गया -0.5, क्योंकि मंदन है, मंदन हर वक्त नेगेटिव ही होगा, इंटू टी, टाइम ही निकालना है। फिर हो गया ये 0.5 टी और ये 10, इस प्रकार टी निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 20 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 20 सेकेंड, ठीक है। यहाँ तो ये आपके समझ में उम्मीद है नहीं आया होगा। अब मैं मैथ का एक फार्मूला आपको मतलब मैथ के मेथड से आपको बना के बताता हूँ। देखिए कोई रेलगाड़ी जो है वो 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब ये क्या हुआ कि ब्रेक जब लगाया गया तो 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की दर से वो मतलब धीरे होती जा रही है, ठीक है। तो कितनी देर में पूरा रुक जाएगी ये पूछा गया, ये है क्वेश्चन। अगर कोई रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, इसको हम मीटर प्रति सेकेंड बदल सकते हैं, तो 18 दूनी 36, यानी 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से अभी ये रेलगाड़ी चल रही है। अब क्या हुआ कि जब 10 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से रेलगाड़ी चल रही है और रुक कितने 0.5 मीटर यानी हाफ मीटर प्रति सेकेंड की चाल से वो रुक रही है, तो कितने देर में पूरा रुक जाएगा? तो इसको काटिएगा तो 20 बार में कटेगा ही, मतलब 20 सेकेंड में रुक जाएगा ना। बस ये मैथ का फॉर्मूला है, मैथ के फार्मूला से और आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में कुल संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता में नवीनकरण ऊर्जा का हिस्सा कितना है? ठीक है, देखिए नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत कौन कौन सी ऊर्जा आते हैं आपको बिल्कुल पता है? देखिए इसमें आ जाएगा जैसे सौर ऊर्जा हो गया, पवन ऊर्जा हो गया, बायोगैस ऊर्जा हो गया, भूतापीय गैस ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया। ये सभी जो है नवीनकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इसमें से अब पूछा जा रहा है कि संस्थापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता नवीनकरणीय ऊर्जा का हिस्सा कितना है? तो इस क्वेश्चन के अनुसार जो है जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो था 23.39% था, लेकिन 2021 में जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 25.34% इसका आंसर है, ठीक है, 25.34%। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डार्विनवाद का या प्राकृतिक चुनाववाद में संबंधित नहीं है? तो विभिन्नता में सर्वव्यापकता डार्विन संबंधित सही है। प्रजनन, देखिए डार्विन जो है वो 5 अबोध दिए थे जिसमें से 3 इसमें लिखा हुआ है। प्रजनन की तेज दर ये भी सही है। अस्तित्व के लिए संघर्ष ये भी सही है। उपार्जित लक्षणों की वंशागति ये गलत है। ये किसने दिया था आप लोग को पता है? ये लेमार्क का कथन है। किसका कथन है? लेमार्क का, लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। और लेमार्क का एक और कथन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम में पूछा जाता है, अंगों का उपयोग अनुपयोग, अंगों का उपयोग और अनुपयोग जो लेमार्क का ही कथन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे कम क्वथनांक वाली गैस निम्न में से कौन सा है? तो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस जो है इनमें से कौन सा है बताइए? तो मैं आपको बता देता हूँ, इनमें से जो सबसे कम क्वथनांक वाली गैस है वो हीलियम है। इसका क्वथनांक होता है 4 केल्विन। कितना होता है? 4 केल्विन। हाइड्रोजन का क्वथनांक होता है 20 केल्विन, अपने कॉपी में नोट कीजिए। नाइट्रोजन का क्वथनांक होता है 77 केल्विन और ऑर्गन का क्वथनांक होता है 87 केल्विन। कॉपी में नोट करने से अच्छा है यहीं पे याद कर लीजिए। हीलियम 4 केल्विन, हाइड्रोजन 20 केल्विन, नाइट्रोजन 77 केल्विन और ऑर्गन जो है 87 केल्विन। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेन प्लवन विधि किस खनिज की सांद्रता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है? सबसे पहले एक ट्रिक मैं आपको बता दूं, ट्रिक नहीं है मतलब ये ऑथेंटिक चीज़ है। फेन प्लवन विधि जो है मुख्यतः सल्फाइड अयस्क की सांद्रता बढ़ाने में प्रयुक्त की जाती है। किस अयस्क की? सल्फाइड अयस्क की। तो इस अनुसार जो है कैल्कोपायराइड जो है एक सल्फाइड अयस्क है और इसका आंसर हो जाएगा कैल्कोपायराइड। चलिए आगे अब बढ़ते हैं। मानव शरीर में निषेचन क्रिया के कितने सप्ताह भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण होता है? तो कितने सप्ताह के बाद हो जाता है बताइए? ये होता है 1 सप्ताह में। तो 1 सप्ताह में जो है भ्रूण का गर्भाशय में आरोपण हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्लेसेंटा का जो है निर्माण वो कितने सप्ताह में हो जाता है, तो
प्लासेंटा का निर्माण जो है वो 4 सप्ताह में होता है, इसे भी याद रखिएगा। वह कोलाइड विलयन जिसमें एक पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो उसे कहते हैं जेल। क्या कहते हैं? जेल। क्वेश्चन को एक बार और आप समझिएगा। वह कोलाइडी विलयन जिसमें एक द्रव्य पदार्थ एक ठोस परिक्षेपण माध्यम में वितरित रहता है। कुछ समझ में आ रहा है क्वेश्चन से? पनीर, पनीर ऑप्शन में ले लीजिए आप। क्या ऑप्शन में लीजिए? मतलब एग्जाम्पल में ले लीजिए पनीर। ठीक है, पनीर में जो है, पनीर पहले क्या रहता है? द्रव्य रहता है, और मतलब पनीर के अंदर जो है द्रव्य भी पाया जाता है, लेकिन उसमें ठोस का परिक्षेपण माध्यम भी रहता है, उसमें जो है वो बना हुआ होता है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया पनीर। और इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जेल। चलिए अब आपको एक और डिटेल में इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, एक होता है विलय, एक होता है क्या? विलय। अपने कॉपी में नोट कीजिए, मैं लिख तो इस पर नहीं पाऊंगा उतना। दूसरा होता है विलायक। क्या होता है? विलायक। चलिए, जब ठोस ठोस जो है द्रव्य के साथ विलय मतलब वितरित होता है तो क्या बनता है? सोल। लिख जाइएगा, अपने कॉपी में लिखिए, मैं बोलते जा रहा हूँ। ठोस जो द्रव्य के साथ वितरित होता है तो बनता है सोल। दूसरा है द्रव्य जब द्रव्य के साथ वितरित होता है तो क्या बनता है? पायस। द्रव्य जब द्रव्य के साथ वितरित होता है तो क्या बनता है? पायस। और द्रव्य जब ठोस के साथ वितरित होता है तो क्या बनता है? जेल। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि द्रव्य जो है वो ठोस के साथ, पनीर वाला ऑप्शन दिया था ना अभी एग्जाम्पल, तो वो क्या बन जाएगा? जेल बन जाएगा। और द्रव्य या ठोस जो है वो गैस के साथ वितरित होता है तो क्या बनता है? एरोसोल। क्या बनता है? एरोसोल। और एरोसोल का एग्जाम्पल में क्या लेंगे पता है? बादल ले लीजिए, धुआं ले लीजिए, ये सभी जो है एरोसोल के उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्द्र हवा यानी मॉइस्चर में ध्वनि की चाल शुष्क हवा यानी ड्राई एयर में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। कहना क्या चाह रहा है कि आर्द्र हवा जो है उसमें ध्वनि की चाल शुष्क हवा में ध्वनि की चाल से अधिक होती है। यह बात जो है सत्य है। नेक्स्ट है, आर्द्र हवा का घनत्व शुष्क हवा के घनत्व से अधिक होता है, तो ये जो है गलत है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, जैव मंडल संचय के किस क्षेत्र में मानव को कोई भी क्रियाकलाप करने का आज्ञा नहीं होता है? सबसे पहले मैं बता दूं कि जैव मंडल क्षेत्र किसको बोलते हैं, आपको पता है? यानी बायोस्फीयर रिजर्व किसको बोलते हैं? ऐसा क्षेत्र जिसकी एक अपनी विशेषता होती है और वह विशेषता जो है किसी अन्य जगह पर पाई ही नहीं जाती है, वैसे क्षेत्र को जो है बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व जो है ना उसे 3 भागों में यानी 3 भागों में से बांटा गया है। ठीक है, 3 भागों में। सबसे आंतरिक भाग जो है ना उसे बोलते हैं कोर। उसे क्या बोलते हैं? कोर। बीच वाला भाग जो है उसे बोलते हैं बफर। क्या बोलते हैं? बफर। और साइड वाला भाग जो है उसे बोलते हैं पेरिफेरल या संक्रमण। अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, पेरिफेरल या संक्रमण। ठीक है, साइड वाला जो भाग था ना, यानी सबसे लास्ट वाला भाग यानी सबसे बाहरी भाग, इसमें जो है मानव के रहने का आदेश है, रह सकता है। बीच वाला भाग जो है इसमें वैज्ञानिक का अगर कुछ अपना अनुसंधान कर रहे हैं या फिर कुछ करना है उन्हें तो वो कर सकते हैं। लेकिन आंतरिक भाग जो है ना इसमें मानव का जाना उचित नहीं है या फिर सरकार के द्वारा अलाउ नहीं किया गया। ठीक है, कोर। लेकिन इसमें एक पॉइंट की बात है, लेकिन वहाँ पे जो जनजाति पहले से निवास कर रही है, वहाँ पे जो जनजाति पहले से निवास कर रही है, जैसे नीलगिरी क्षेत्र में पहले से निवास कर रही है जो जनजाति, गौंड जनजाति, तो वो जनजाति वहाँ पे रहेगी, उसे कोई निकाल नहीं सकता। ठीक है, तो अब आते हैं क्वेश्चन पे। जैव आरक्षित क्षेत्र जो है यानी जैव मंडल संचय के किस क्षेत्र में मानव का कोई क्रियाकलाप करने की आज्ञा नहीं है? अभी मैंने बताया था कौन सा क्षेत्र? सबसे आंतरिक क्षेत्र जो था, कोर क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्युत का प्रवाह निम्न प्रवाह से उच्च प्रवाह की ओर होता है। उष्मा का प्रवाह उच्च ताप से भिन्न ताप की ओर होता है। भिन्न यहाँ पे गलती से शायद लिखा गया है, यहाँ पे होना चाहिए था निम्न। क्या होना चाहिए था? निम्न होना चाहिए था। और क्या है? तरल का प्रवाह उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होता है। चलिए अब मैं समझ गया क्या बात है। विद्युत का जो प्रवाह है वो निम्न विभव से उच्च विभव की होता है, ये गलत है। ठीक है, विद्युत का प्रवाह हो या फिर ऊष्मा का प्रवाह हो, वो जब भी होगा तो उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। किधर होगा? उच्च ताप से निम्न ताप की ओर। और विद्युत का प्रवाह जो है उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 2 है। और तरल का प्रवाह
उच्च दाब से निम्न दाब की होगा और होगा, ये भी सही है। 2 और 3 इसका सही है, एक गलत है। यहाँ पे होगा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 तथा ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 है। CaO के 28 ग्राम में उपस्थित अणुओं की संख्या कितनी होगी? तो इसका आंसर आप याद कर लीजिए, बाकी मैं सॉल्यूशन बता सकता हूँ लेकिन आपको समझ में ऐसे नहीं आएगा बिना क्लास किए हुए पूरा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अर्धचालकों के नैनो स्तर पर कणों का क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? तो फिर से क्वेश्चन पढ़िए, अर्धचालक के नैनो स्तर पर कणों के क्रिस्टलों को क्या कहा जाता है? क्वांटम डॉट्स। क्या कहा जाता है? क्वांटम डॉट्स कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मृत जीवी पोषण में जीव भोजन तरल में अवशोषित करते हैं। भोजन जो है तरल, देखिए मृत जीवी पोषण क्या हो, जो मरा गला पचा जो सामान होता है उससे जो अपना खाना बनाते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं, और ये जो है तरल के रूप में ही अवशोषित करते हैं। ये पॉइंट सही है। परजीवी के द्वारा भोजन के रूप में संग्रहण किए जाने वाले कार्बनिक पदार्थ सामान्यतः तरल में होते हैं, तो ये भी जो है ना सही है। नेक्स्ट है, प्राणी संपोषण जैसे कि मानव हो गया में जीव अपना भोजन तरल ठोस दोनों में ग्रहण करते हैं, ये तो सही है, आपको भी पता है। तो 1 2 3 तीनों सही है। चलिए, दांतों का दंत बलक तब क्षतिग्रस्त होने लगता है जब मुंह का पीएच मान कितना होता है? चलिए एक बात मैं आपको बता दूं, दांत जो होते हैं उनके भी 3 भाग होते हैं। चलिए एक फिगर बनाता हूँ, और ये हो गया। हाँ ठीक है, इससे आप समझने का कोशिश कीजिए। सबसे ये जो भाग है, ठीक है, ये अंदर वाला जो भाग है, ये भाग हो जाएगा आपका, इसका नाम क्या है? पल्प कैविटी। लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, इसका नाम है पल्प कैविटी। और सेकेंड भाग जो है, ये वाला बॉक्स, इसका नाम है डेंटाइन। क्या नाम है? डेंटाइन। और सबसे ऊपर वाला भाग जो है उसे क्या बोलते हैं? एनामेल। एनामेल। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन पे। दांतों का दंतबल्क जब क्षतिग्रस्त होने लगता है तो मुंह का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देख लेते हैं। तो मुंह का जो उसमें पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, इसलिए दांत जो है क्षय होने लगता है। आगे बढ़ते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में लंबवत प्रवेश करती है तो क्या होगा? लंबवत की जहाँ चर्चा आ गई, तो लंबवत चाहे कोई माध्यम से, चाहे वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में करे या फिर विरल माध्यम से सघन माध्यम में करे, लेकिन अगर लंबवत आ जाएगी तो वो लंबवत ही जाएगी। क्या होगा? अगर वो लंबवत आ रही है इधर से, ठीक है, तो लंबवत ही प्रवेश करेगी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए? इसका आंसर हो जाएगा बिना अपवर्तन के सीधे निकल जाएगी। समझे? चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं? तो किस ग्रंथि से स्रावित हार्मोन जो है वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं? इनमें से सभी हो जाए, एड्रिनल कॉर्टेक्स, वृषण और अंडाशय। इनसे जो भी हार्मोन स्रावित होते हैं वो स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। तो मैं आपको इसी संबंधित एक पॉइंट और बता दूं कि पीयूष ग्रंथि तथा आग्नाशय ग्रंथि से जो निकलने वाले हार्मोन होते हैं ना, वो पेप्टाइड होते हैं। क्या होते हैं? पेप्टाइड होते हैं। और पेप्टाइड जो होता है वो प्रोटीन से निर्मित होता है। आगे बढ़ते हैं। और धातुएं की अभिक्रियाएं नहीं होती है, यानी नहीं करती है, और धातुएं जो हैं अभिक्रियाएं नहीं करती हैं किसके साथ बताइए? तो जल के साथ जो है अधातु अभिक्रिया नहीं करती। अब मैं आपको बता दूं कि जल के साथ अधातु, अधातु के अंतर्गत किसको लेते हैं पता है आपको? अधातु कौन कौन से हैं? जैसे हो गया सल्फर, फास्फोरस, आयोडीन, ये सभी अधातु हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर जल के साथ ही क्यों होगा, क्योंकि ये जो है फास्फोरस जो है, और फिर एक दो चीज़ और है, उसे जल में ही रखा जाता है। अगर वह जल के साथ अभिक्रिया करती तो जल में कैसे रखते? वो जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है फास्फोरस, इसलिए ना आग उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनेगा? तो इसका आंसर देखिए, इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। इसका फॉर्मूला है 1/f, ठीक है, 1/f, सीधा बता देता हूँ, सीधा याद रहेगा आप लोग को। 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, तो f के जगह पे आपको क्या रखना है? 30 रखना है, और u की जगह पे आ जाएगा आपका 20। हाँ 20 सेंटीमीटर है फोकस दूरी, तो 20 आ जाएगा। इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा 60 सेंटीमीटर। 20 30 का एलसीएम ही आएगा, उसे फिर सीधा कर देंगे तो -60 आएगा। और -60 का मतलब ये होता है कि प्रतिबिंब जो है वो बाईं तरफ बन रही है, मतलब 60 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा।
वातावरण के प्रभाव, भोजन के प्रकार, उपस्थित अन्य जीवों के साथ परस्पर पर व्यवहार के कारण जीवों में होने वाली विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं? तो इसे विभिन्नताएं को क्या बोलते हैं बताइए? इसे बोलते हैं कायिक विभिन्नताएं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु अम्ल तथा क्षार के साथ अलग अलग अभिक्रिया कर हाइड्रोजन देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको जस्ता। इन ऑप्शन में से जस्ता हो जाएगा। अगर एल्युमिनियम भी ऑप्शन में रहता तो एल्युमिनियम भी आंसर होता। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। श्रेणीक्रम संयोजन में प्रत्येक भाग में समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है। आप ही बताइए सही है क्या ये? बिल्कुल सही है। समांतर क्रम संयोजन के प्रत्येक भाग के आरे यानी अक्रॉस समांतर विभाजन विभवांतर आरोपित होता है, ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। ठीक है। दूरसंचार कंपनी एयरटेल द्वारा शुरू की गई सेवा एयरटेल जीरो से क्या हासिल? देखिए, एयरटेल द्वारा जो एयरटेल जीरो शुरू की गई थी, इससे यही हासिल था ना, एयरटेल कंपनी जो है ना, कुछ एप्लीकेशन जो था उसे बिना इंटरनेट बिना किसी चार्ज के चलाने का चलाना चाहता था, मतलब अपने ग्राहक को देना चाहता था, लेकिन उस पर जो है रोक लगा दिया गया। बोला गया कि समानता का जो अधिकार है उसका हानि होगा, इसकी वजह से इस पर रोक लगा दिया गया था। तो आपको इसका आंसर पता चल गया होगा। कुछ मोबाइल ऐप को निःशुल्क उपयोग से संबंधित है एयरटेल जीरो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो किस एक में होता है बताइए? तो इसका सही आंसर आपको पता ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्रक और हरित लवक, तीनों में जो है डीएनए होता है। नेक्स्ट है, परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? तो परमाणु रिएक्टर में कौन सा खनिज पदार्थ उपयोग होता है? तो ये होता है पिंच प्लेट। और पिंच प्लेट किसका अयस्क बताइए? यूरेनियम और रेडियम का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। एक रेसिंग कार सीधे सड़क पर विरामावस्था में त्वरण लेते हुए 25 सेकेंड में 50 मीटर प्रति सेकेंड की चाल प्राप्त कर लेता है, या मानते हुए कि कार का त्वरण पूरे समय के दौरान एक समान है, उस समय में तय की गई दूरी क्या होगी? तो इसका आंसर मैं सॉल्व करवा सकता हूँ, लेकिन सॉल्व करवाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक आप मतलब न्यूमेरिकल्स का क्लास नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये मत बोलिएगा कि आप कुछ भी बोल देते। न्यूमेरिकल्स का क्लास अगर आप कर लेते तो आप खुद भी, ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, अगर आप न्यूमेरिकल्स का क्लास किए होंगे आप खुद ही बना लिए होंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन, लेकिन इसका आंसर हो जाएगा 625। 2500/4 आएगा जब सॉल्यूशन कीजिएगा ना, इसलिए इसका आंसर 625 होगा। ब्रायोफाइट्स पौधे की निचली बाह्य त्वचा की कोशिकाओं से बढ़ने वाले उभर को क्या कहते हैं बताइए? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ब्रायोफाइट्स पौधे कैसे होते हैं। ब्रायोफाइट्स पौधे उस मतलब वो होते हैं जिनमें तना एवं पत्ती जैसी संरचना होती है, तना और पत्ती होती है, लेकिन जड़ का अभाव होता है, यानी जड़ नहीं होता है। तो जड़ के स्थान पे जो है ना, इसमें राइजोइड होता है। क्या होता है? राइजोइड होता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत इसका एग्जाम्पल में आप ले लीजिए मांस, लीवरवर्ट, ये सब पौधे जो है इसके अंतर्गत आते हैं। आगे बढ़ते हैं। आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर निम्नलिखित में से किसकी संख्या समान होती है? इसमें जो है सेल की संख्या समान होती है। दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं तो उनका वेग जो है वो समान होगा। निम्नलिखित में से किस कुल यानी फैमिली में आलू आता है? तो आलू जो है सोलेनेसी कुल में आता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लगभग सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। तो लगभग सभी एंजाइम जो है प्रोटीन होते हैं, तो सही है। कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं जिन्हें अमीनोजाइड कहा जाता है। देखिए, कुछ न्यूक्लिक अम्ल भी एंजाइम की तरह कार्य करते हैं, ये पॉइंट सही है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन जिन्हें अमीनोजाइम कहा जाता है, ये पॉइंट गलत है। ठीक है, इन्हें अमीनोजाइम नहीं, इन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, इन्हें राइबोजाइम कहा जाता है। तो इसलिए ये तो गलत हो गया, तो केवल एक सही होगा। आगे बढ़ते हैं। साधारण जल H2O का 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, किस ताप पर भारी जल D2O का अधिकतम घनत्व होता है? देखिए, साधारण जल H2O का जो है 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है, लेकिन D2O की बात की जाए तो वो 11 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम घनत्व होता है। मैलवेयर प्रेषित करने का सबसे सामान्य पाथवे कौन सा है? देखिए, सबसे सामान्य पाथवे पूछा जा रहा है तो ईमेल हो जाएगा। ईमेल के द्वारा जो है वायरस आसानी से भेजा जा सकता है। जंतु जगत के जीवों की सर्वाधिक संख्या वाला संघ कौन सा है? तो ये हो जाएगा ऑर्थोपोडा। कौन सा है? ऑर्थोपोडा है। और दूसरा हो जाएगा, दूसरा मोलास्का है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व है? कौन सा एक तत्व है ये पूछा गया है। तो तत्व किसे बोलते पता है?
जो एक ही प्रकार के परमाणु से बने होते हैं, उनमें ना ही कोई मिश्रण होता है, उसे ही तत्व बोलते हैं। पीतल मिश्रण है, सिलिका भी मिश्रण है, स्टेनलेस स्टील भी मिश्रण है, लेकिन आर्सेनिक जो है वो मिश्रण नहीं है। तो ये एक तत्व है। आगे बढ़ते हैं, फिर से न्यूमेरिकल्स है। 40 केजी लोहे के एक गोले तथा 20.5 केजी एल्युमिनियम के एक गोले के व्यास बराबर हैं। दोनों गोले किसी मीनार के एक छत से गिराया जाए, तब वह गोले पृथ्वी से 110 मीटर ऊपर क्या होगा। देखिए, पृथ्वी से 110 मीटर ऊपर क्या होगा, उनका क्या होगा, ये पूछा जा रहा है ना। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि त्वरण जो है ना, त्वरण त्वरण पृथ्वी के प्रत्येक भाग, त्वरण जी जो है पृथ्वी के प्रत्येक जी पर निर्भर करता है। त्वरण जो है वो जी पर निर्भर करता है, और जी जो है पृथ्वी के प्रत्येक भाग पर समान होता है। और जी का मान आप लोग को पता ही होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसलिए जो है उसे कहीं से भी छोड़ा जाए और कितनी भी वजन का छोड़ा जाए, असमान वजन का, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका जो त्वरण होगा वो समान ही होगा किसी भी भाग में। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है। तो भोजन विषाक्तन जो है प्रोटोजोआ जनित नहीं है, ये जीवाणु जनित। ठीक है, आगे बढ़े। कैल्शियम ऑक्साइड CaO के 5.6 ग्राम में कैल्शियम आयनों की संख्या कितनी होती है। इसमें कैल्शियम आयनों की संख्या 6.022 गुना 10⁻22 होगी। ग्रीन हाउस गैस से संबंधित द बिग थ्री के अंतर्गत निम्न में से कौन सी गैस शामिल नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए ग्रीन हाउस गैस में कितने परसेंट, 60%। मीथेन 20%। N2O जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं 6%। लेकिन NO जो है ये द बिग थ्री के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, कौन सा एक सत्य नहीं, ये पूछा जा रहा है। लिगामेंट तथा टेंडन एक ही प्रकार के उपकला के बने होते हैं, यही सत्य नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। लिगामेंट अस्थि को अस्थि से जोड़ता है, सही है। टेंडन मांसपेशी को दूसरी मांसपेशी से जोड़ता है, सही है। और टेंडन मांसपेशी को अस्थि से जोड़ता है, ये भी सही है। रॉकेट में इस्तेमाल होने वाला क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें किसका इस्तेमाल करते हैं, द्रव हाइड्रोजन, द्रव ऑक्सीजन का। किसका, द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन का। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। शैवाल की कोशिका भित्ति अन्य पौधे के समान सेलुलोज की बनी होती है, ये पॉइंट जो है सही है। कवक की कोशिका भित्ति सेलुलोज से नहीं बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति जो है वो काइटिन से बनी होती है, तो ये भी पॉइंट हो गई सही। जीवाणु की कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइन का बना होता है, ये भी पॉइंट है सही। तो उपयुक्त सभी इसमें सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। सिनेवार पारा का एस सही है, गैलेनोलेड का एस सही, अर्जेंटाइट चांदी का एस सही, कैलामाइन तांबा का गलत है। तो कैलामाइन हो जाएगा आपका जस्ता का, लिख लीजिएगा। कैलामाइन किसका है, इसका जस्ता का। ठीक है, तो आज का सेट यही समाप्त हो गया। आशा करता हूँ सेट पसंद आया होगा। सेट पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों को, वैसे दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा जो इसे खरीद के नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।